वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का भाग, जिसमें पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों को नामांकित कीजिए। पादपों में होने वाला प्रक्रम जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब पेड़ पौधों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। सजीव जो अपनी भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वयंपोषी। कोशिकांग जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी हरित लवक। वे कोशिकाएं जो स्टोमेटा रंध्र को घेरे रहती हैं, मतलब वे कोशिकाएं, उनका नाम बताना है, जो स्टोमेटा रंध्र को घेरे रहती हैं, तो उसको द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिका। सजीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें क्या कहते हैं? तो विषमपोषी बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। अमाशय में जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम जो प्रोटीन पर क्रिया करता है। जठर ग्रंथियों में, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो जठर रस स्रावित करती हैं, तो उसमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो प्रोटीन पर क्रिया करता है, तो वह है आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे यहाँ से। सभी पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। नहीं, यह कथन सभी पौधों पर लागू नहीं होता। केवल वे ही पौधे ऐसा करेंगे जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात केवल हरे पौधे ऐसा करते हैं। कवक जैसे पौधे मृत जीवी एवं परजीवी होते हैं, वे रात या दिन दोनों ही समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। द्वार कोशिकाएं किस प्रकार स्टोमेटा के रंध्र के खोलने और बंद होने में सहायता करती हैं? द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाओं में जल की हानि होती है तब वे सिकुड़ती हैं और जिससे छिद्र बंद हो जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारा कि गमले में लगे दो पौधों में से एक को अंधेरे में ऑक्सीजन रहित जार में तथा दूसरे को निरंतर प्रकाश में रखा गया। इन दोनों में से कौन अधिक समय तक जीवित रहेगा और क्यों? तो निरंतर प्रकाश में रखा पौधा लंबे समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन पौधों को श्वसन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है कि एक हरा पौधा दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है तथा ऑक्सीजन उपयोग में ला रहा है, तो क्या यह समझ लिया जाए कि उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है? तो पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्त करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना तथा ऑक्सीजन लेना, ये दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है अथवा उसकी गति क्षीण है। तो दिन के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की गति श्वसन गति से बहुत अधिक होती है। इसी कारण श्वसन में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है और केवल ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ से कि मछलियों की जल से बाहर निकलने के बाद मृत्यु क्यों हो जाती है? मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा यानी क्लोम द्वारा संपन्न होता है। इनमें रक्त वाहिनियों का जाल होता है जो जल में विलेय ऑक्सीजन को विसरण द्वारा ले लेता है। जल से बाहर ये गलफड़े वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेने में सक्षम नहीं होते, इस कारण मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं।
स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वयंपोषी वे ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। और ये जीव जो अपने भोजन अन्य जीवों पर निर्भर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी हरित लवक नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है कि क्या पोषण जीव की एक आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। हाँ, यह शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है, नई कोशिकाओं के निर्माण तथा शरीर के ऊतकों में होने वाले टूट-फूट की मरम्मत करता है, विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा के लिए शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो जो पोषण होता है वो सभी जीवों के लिए यानी जरूरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि सभी हरे पौधे पृथ्वी से अदृश्य हो जाए तो क्या होगा? हरे पौधे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अन्य जीवों के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि सभी हरे पौधे पृथ्वी से गायब हो जाएंगे तो पहले सभी शाकाहारी तथा उसके बाद सभी मांसाहारी जीव भी भोजन ना मिलने के कारण मर जाएंगे। तो इसीलिए इस पृथ्वी पे हरे पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गमले में लगे एक स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर यदि वैसलीन लगा दी जाए तो यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहेगा, क्यों? ऐसा निम्न कारणों से होगा। पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी। नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी। नंबर 3, पानी तथा खनिज लवणों का वाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण बाधित हो जाएंगे, यानी ये सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रकार के श्वसन में पहली अवस्था कोशिका द्रव में और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। इसका उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें एथेनॉल या लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अधिक ऊर्जा विमुक्त करता है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा बनती है, इसमें कम ऊर्जा बनती है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ से कि स्तंभ ए के शब्दों का मिलान स्तंभ बी के शब्दों के साथ करना है। फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। नेफ्रॉन क्या करता है? तो नेफ्रॉन उत्सर्जन का काम करता है। शिराएं क्या करती हैं? ये विऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तो खून में रक्त का थक्का बनाते हैं। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना था। अगला प्रश्न है हमारा कि शिरा तथा धमनी में अंतर कीजिए। शिरा और धमनी में अंतर। शिरा, इसकी दीवार पतली तथा लचीली नहीं होती और धमनी में इसकी दीवार मोटी लचीली मांसपेशी युक्त होती है। नंबर 2, इसका यानी शिरा का भीतरी व्यास चौड़ा होता है, इसका भीतरी व्यास संकरा होता है, यानी चौड़ा नहीं होता है। यह विऑक्सीजनित रुधिर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाता है और केवल फुसफुस शिरा को छोड़कर जो ऑक्सीजन जनित रुधिर का फुसफुस से हृदय तक पहुंचाती है काम करता है। यह ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। केवल फुसफुस धमनी विहीन को छोड़कर जो ऑक्सीजन जनित को हृदय से फुसफुस में पहुंचाती है। इसमें वाल्व्स पाए जाते हैं, इसमें वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो शिरा और धमनी में अंतर है कि इसकी दीवारें जो होती है वो पतली हैं, लचीली नहीं है। इसकी दीवारें जो है मोटी हैं और लचीली हैं। इसके जो भीतरी व्यास है वो चौड़ा होता है, इसका भीतरी व्यास जो है वो संकरा होता है। ये जो शिरा होता है इसमें विऑक्सीजनित रुधिर बहता है और इसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन वाला रुधिर बहता है, बस फुसफुस वाले को छोड़कर। इसमें वाल्व्स पाए जाते हैं जो खून को हृदय तक वापस लाते हैं शरीर से। इसमें वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका काम हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से हैं? पत्तियों की
अधिक क्षेत्रफल अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने में सहायता करती है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियां चौड़ी होंगी तो प्रकाश संश्लेषण तेजी से होगा। पत्तियों का पौधों पर विन्यास इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पत्ती प्रकाश स्रोत से 90 अंश के कोण पर स्थित रहती है। नंबर 3, पत्तियों में उपस्थित शिरा जाल मीसोफिल कोशिकाओं में बने भोजन तथा खनिज और जल को त्वरित संवहन करने में सहायक होता है। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रंध्र गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं और पत्ती की ऊपरी सतह की कोशिकाओं में अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी वो स्थितियाँ थी जो पत्ते को प्रकाश संश्लेषण करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत और मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की तुलना में लंबी क्यों होती है? शाकाहारी जंतुओं के भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है जिससे पचाने में अधिक समय लगता है, जबकि मांसाहारी जंतुओं के भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जिसके पाचन में कम समय लगता है तथा वे सेल्यूलोज का पाचन भी नहीं कर सकते, इसलिए इनकी आंत की लंबाई छोटी यानी कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां श्लेष्मा स्रावित ना करें तो क्या होगा? अमाशय में पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियां हैं, अगर वो श्लेष्मा रस का स्रावन नहीं करें तो क्या होगा? श्लेष्मा के अतिरिक्त जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव करती हैं और श्लेष्मा अमाशय की भीतरी भित्ति को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन के प्रभाव से बचाने का काम करती है। यदि श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन के प्रभाव से अमाशय के भीतरी दीवार पर घाव यानी अल्सर हो जाएगा। ठीक है, वसा के इमल्सीकरण का क्या महत्व है? यानी हमारे भोजन में जो हम पचाते हैं भोजन को तो वसा का इमल्सीकरण होता है, इसका क्या महत्व है? भोजन में उपस्थित वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। सर्वप्रथम पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण वसा की इन बड़ी गोलिकाओं को तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है और इसी प्रकार को इमल्सीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण अग्नाशयी रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है और वो वसा का पाचन करता है। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आहार नाल में भोजन की गति किस प्रकार होती है? तो आहार नाल में उपस्थित मांसपेशियों द्वारा इनमें कर्मानुकुंचन होती है, पैरास्टिटिक फोर्स, मतलब कर्मानुकुंचन गति होती है जिसके कारण भोजन की गति आहार नाल में संभव हो पाती है। इसका मतलब हम जो भी खाते हैं वो आगे आगे की ओर बढ़ता रहता है, वो कर्मानुकुंचन गति के कारण होता है, पैरास्टिटिक मूवमेंट। पचे हुए भोजन का अवशोषण अधिकांशतः क्षुद्रांत में ही क्यों होता है, यानी छोटी आंत में ही क्यों होता है? क्योंकि क्षुद्रांत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है तथा इसके आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, विली। ये पचे भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इन दीर्घ रोमों में रुधिर वाहिकाओं का बाहुल्य होता है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यानी जो छोटी आंत होता है उसके अंदर दीर्घरोम होते हैं, जो उसके अंदर फिर खून की वाहिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन को शरीर के सभी भागों तक, कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। इसीलिए भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि समूह क का समूह ब से मिलान करना है। स्वयं पोषण, विषम पोषण, परजीवी पोषण और भोजन रिक्तिका में पाचन। जोंक, पैरामीशियम, हिरन, हरे पौधे। स्वयं पोषण हरे पौधे करते हैं। विषम पोषण कौन करता है? तो विषम पोषण में आपका हिरन आएगा। परजीवी पोषण में जोंक आएगा और भोजन रिक्तिका में पाचन करता है पैरामीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलीय जीवों में श्वसन की गति स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत यानी फास्ट क्यों होती है? ठीक है, जलीय जीवन में या जलीय जीवों में जैसे मछली में श्वसन की गति स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत गति से क्यों होती है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि जल में
विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली मुख्य घटनाएं बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन यानी तोड़ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, याद रहे अपचयन रिडक्शन। ठीक है। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण का गति पर क्या प्रभाव होगा। मेघाच्छादित आकाश वाले दिन, यानी जिस दिन आकाश में बादल बने हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया अगर धूप नहीं आएगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर ही कम हो जाएगी। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो भी प्रकाश की संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। उपजाऊ मिट्टी का होना, अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। और धूल के कणों के कारण स्टोमेटा का बंद होना, तो इससे भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, आपने ये सब पढ़ रखे हैं और आप जो है रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। अगला है सजीवों में ऊर्जा की मृदा क्या है और यहाँ कहाँ से और कैसे बनती है। तो ऊर्जा की मुद्रा एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होती है एवं इसका निर्माण श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भी एटीपी का निर्माण होता है। अमरबेल, जू तथा जोंक में क्या समानता है। तीनों में पोषण की विधि परजीवी है। अमरबेल पौधों से और जू और जोंक स्तनधारी जीवों से उन्हें बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के मुंह में पाचन का क्या कार्य है। मुंह में दांतों द्वारा चबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। चबाए भोजन की लार से मिश्रित होने पर लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी मंड को शर्करा में बदल देते हैं और जीवा यानी जीभ भोजन को लार के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के काम बताइए। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पेप्सिन एंजाइम का स्रावण जो प्रोटीन का पाचन करता है। HCl का स्रावण जो भोजन को अम्लीय बनाता है या किण्वन से बचाता है। और सलेस्मा का स्रावण जो अमाशय की भीतरी स्तर की HCl अम्ल से रक्षा करता है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों के साथ मिलान कीजिए। ट्रिप्सिन, याद रखना है ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय द्वारा साबित किया जाता है। एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज जो है वो लार से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। और जो ये पेप्सिन है ये जठर ग्रंथि से निकलता है। ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है। निम्न एंजाइम किस प्रकार के भोजन पदार्थों पर क्रिया करते हैं। जैसे पहला है ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। एमाइलेज स्टार्च का या मंड का। पेप्सिन प्रोटीन का और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है। धमनी की भित्ति की अपेक्षा सिराओं की भित्ति पतली क्यों होती है। धमनियां हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में उच्च दाब पर परिसंचरित करती हैं, इसलिए इनकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। और सिराएं विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित कर वापस हृदय की ओर लाती हैं। इस रक्त में दाब नहीं होता तो रक्त के एक दिशा में परिसंचरण को बनाए रखने के लिए सिराओं में वाल्व होता है। यदि रक्त में प्लेटलेट्स ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून का बहना नहीं रुकेगा। जंतु की अपेक्षा पौधों की ऊर्जा आवश्यकता कम क्यों होती है। पौधे गति नहीं करते तथा उनके शरीर का अधिकांश भाग मृत कोशिकाओं या ऊतकों का बना होता है, इस कारण उनकी ऊर्जा आवश्यकता जंतुओं की अपेक्षा कम होती है। मृदा से किस प्रकार जल का बहाव निरंतर जाइलम से जड़ के जाइलम तक बना रहता है। पौधों की जड़ें मृदा के संपर्क में रहती हैं, इस कारण वे खनिज आयन आसानी से ले लेती हैं। और जब इन आयनों का सांद्रण जड़ की कोशिकाओं में अधिक हो जाता है तथा परासरण दाब बढ़ जाता है, तो इस कारण मृदा से लगातार जल का बहाव जड़ के
जाइलम तक बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन का पौधों के लिए क्या महत्व है? यह जड़ों द्वारा जल अवशोषण करने तथा जाइलम द्वारा इसके संवहन में सहायक होता है और यह पौधों को ठंडा रखता है। पौधों की पत्तियां उत्सर्जन में किस प्रकार सहायक होती हैं? बहुत से पौधे उत्सर्जित पदार्थों को पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित रिक्तिकाओं में एकत्रित कर लेते हैं। जब वृद्ध पत्तियां गिरती हैं तो उनके साथ उत्सर्जित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और है यहाँ पे, अमाशय की में पोषण की प्रक्रिया समझाइए। अमाशय भोजन कणों के अंतर्ग्रहण के लिए अपने कूटपाद या पादाब यानी स्यूडोपोडिया उपयोग में लाता है। सबसे पहले कूटपाद भोज्य कणों को चारों ओर से घेर लेता है और भोज्य थैले जैसी संरचना से खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल्स कहते हैं में अभिग्रहित हो जाता है। यहाँ इस भोजन का एंजाइम द्वारा पाचन होता है और पाचित एंजाइम कोशिका द्रव में बिखर जाता है और अपाचित भोजन खाद्य रिक्तिका में रह जाता है और शरीर से उत्सर्जन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वृक्कक में मूत्र बनने के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। मूत्र का निर्माण वृक्कक में होता है। प्रत्येक वृक्कक उत्सर्जन हेतु लाखों इकाइयों का बना होता है जिसे वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु का ऊपरी भाग कप के समान होता है जिसको बोमन संपुट कहते हैं। इसके अंदर रुधिर कोशिकाएं होती हैं जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। मूत्र का निर्माण दो अवस्थाओं में होता है, निस्पंदन और पुनर्वशोषण। या निस्पंदन में रुधिर वृक्कक नलिकाओं में क्षमता है जिसके उपरांत एक साफ तरल का निर्माण होता है जिसे यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों के साथ कई लाभदायक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। यह छानने की प्रक्रिया ग्लोमेरुली लाभदायक पदार्थ निस्पंद से पुनः अवशोषित होकर वापस रुधिर में आ जाते हैं और वृक्काणु में केवल यूरिया और दूसरे पदार्थ बचे रह जाते हैं। वृक्कक के दो प्रमुख कार्य बताइए। वृक्कक के दो प्रमुख कार्य में पहला है उत्सर्जन और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से निष्कासित करना और पराशर नियमन शरीर के सभी भागों में जल की मात्रा को नियंत्रित करना। मानव हृदय का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। महाधमनी, फुफ्फुस वाहिका, महाशिरा और हृदय धमनियाँ। तो ये आप चित्र से याद कर लीजिए। ठीक है।